चले तो शुरू करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन है, राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लेख करें, छोटे राज्य निर्माण की मांग के औचित्य का परीक्षण करें। इंग्लिश वर्जन देखें, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, जस्टिफाई द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स। तो आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा प्रश्न है, सीधा सादा सा प्रश्न है। 2 पार्ट हैं प्रश्न के। पार्ट 1 है राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया। और सेकेंड पार्ट है छोटे राज्यों का औचित्य। तो बहुत ही, जैसा मैंने कहा, एकदम सीधा साधा सा प्रश्न, 2 पार्ट, और क्या करना है बहुत क्लियरली उसमें दिख रहा है। कई बार आप देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं कि जिनमें आपके सामने सबसे पहली चुनौती तो ये है कि आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और एक बार जब डिमांड समझ जाते हैं तो फिर फुलफिल करना आसान है। लेकिन कई प्रश्न तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एग्जाम में भी मिक्स होते हैं क्वेश्चन। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो लगभग हर लोग दे पाएँ, ताकि भाई अब प्री पास करके मेंस में आए हैं तो ऐसा नहीं हो कि कॉपी ब्लैंक छोड़ना पड़े। कुछ क्वेश्चन मीडियम रेंज के होते हैं और कुछ फिर जो सफलता दिलाते हैं वो थोड़ा सा कहें गंभीर प्रवृत्ति के, थोड़ा टफ कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, हाई रेंज वाले। तो कल जो कई प्रश्नों की हम बात कर रहे थे उसमें थोड़ा वो अच्छे रेंज वाले प्रश्न थे। पक्षपातपूर्ण मीडिया हो गया या क्षेत्रीय दलों की राजनीति हो गई, तो थोड़ा ये एनालिसिस वाले प्रश्न ज़्यादा थे। एनालिटिकल जो प्रश्न है, हर आदमी उनको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता अगर उस लेवल की स्टडी नहीं की है। तो अगर आपने खुद अपने अंदर उस तरह की अप्रोच डेवलप नहीं की है तो। प्लस करंट बेस्ड प्रश्न भी हैं, वो तो अब उतना आपने करंट चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है या उनकी एनालिसिस कैसे करनी है वो आपको नहीं है पता। तो वो प्रश्न हर आदमी के बस के नहीं होते, और वास्तव में वही प्रश्न ऐसे हैं जो तय करते हैं कि आप सफल होंगे या सफल नहीं होंगे, या कितने नंबर मिलेंगे। 64 की मार्कशीट में देख रहा हूं कई लोगों की जो सिलेक्ट हो गए या सिलेक्ट नहीं हो पाए जीएस में, और स्पेशली सेकंड पेपर में बड़ा कम नंबर आए लोगों को, 100 नंबर, 120 नंबर, उससे भी कम नंबर। मैं अपने पवेड के स्टूडेंट की कॉपियां देख रहा, पवेड में अच्छे नंबर हैं सबको, 180 तो हैं ही, उसके ऊपर भी या उस रेंज में, और जीएस में 100 की रेंज में नंबर, उतने भी नंबर नहीं हैं।
जितने जीएस में दोनों पेपर मतलब 600 में नंबर हैं 170 180, उतने अकेले पबैड में 300 में नंबर हैं। तो हर कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। अब ये प्रश्न आप देखें तो एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, और कोई बहुत ऐसा करंट की भी डिमांड नहीं है, क्योंकि छोटे राज्य वैसे हमेशा चर्चा होती रहती है हमारे देश में, लेकिन रिसेंटली आप देखें तो ऐसा सच कोई बड़ा हाल फिलहाल चर्चा का मुद्दा हो तो नहीं है। गाहे वहाहे तो अब भाई सबको सीएम बनना है, सबको मिनिस्टर बनना है, तो 28 की जगह 58 राज्य हो जाएंगे तो भाई सीएम भी 58 हो जाएंगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि सीएम बन जाए वो। हाँ, लेकिन उतना महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल हो कि जिसकी बहुत स्पेशली चर्चा हो, तो ऐसा नहीं है। यूपी में जरूर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अब अगर एक बहुत बड़ा दांव खेला जा सकता है वहाँ, जो कि बहुत आगे की अभी संभावना है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि यूपी में चुनाव नहीं जीत पाएंगे दोबारा, तो हो सकता है कि उसका विघटन कर दिया जाए 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में, ताकि कम से कम 2-3 राज्य हो जाएंगे, एक आध में हारेंगे भी, 1-2 में जीत जाएंगे। तो बहुत आगे की एक सोच जो कुछ लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें तो फिलहाल के लिए कोई बहुत जी अजीत जी वही कह रहे हैं कि यूपी मायावती जब सीएम थी तब उन्होंने कहा था 4 राज्य बना दिए जाएं यूपी को बांट के, तो उस पर अब इधर चर्चा हो रही है और जोड़ा जा रहा है उसे चुनाव से। बंगाल में गोरखालैंड वगैरह होती रहती है मांग, लेकिन तब चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए तो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो उस नज़रिए से भले कुछ ऐसा बंगाल में भी एक ये पक्ष हो सकता है कि अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो वही 1 की जगह 2 स्टेट कर दिए जाए उसको, तो लोग भी खुश हो जाएं, और प्लस अब कम से कम 2 स्टेट हो जाएंगे, तो 1 में 2 में ना सही 1 में ही सरकार बन जाए। तो एक नई प्रवृत्ति अब इधर देखने को मिल रही है। तेलंगाना बना था हमारे देश में, तब तेलंगाना बनाने के पीछे स्टेट में अपनी सरकार बनाना कांग्रेस का पर्पस नहीं था, लेकिन ये था कि वहाँ के जो 9-10 सांसद हैं वो केंद्र में सांसद, 2014 में संसद के चुनाव थे, तो वो कांग्रेस जीत जाएगी तो शायद फिर सरकार बचाना संभव हो पाएगा। लेकिन राज्य में भी सरकार बन जाए, या बड़ा राज्य है तो 1 में ना सही दूसरे में सरकार बन जाए, एक नई सोच इधर थोड़ा सा जो वर्तमान समय में कहीं कहीं सुनने को मिल रही है। खैर, ओवरऑल देखें तो बहुत चर्चित मुद्दा फिलहाल के लिए नहीं है। 2 पार्ट प्रश्न के आप देख रहे हो, मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। फर्स्ट पार्ट में आपको राज्य निर्माण की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी चर्चा करनी है। शुरुआत आप कर लीजिए संविधान के अनुच्छेद 1 से, यूनियन ऑफ द स्टेट से। दूसरे शब्दों में कहें तो संघात्मक शासन व्यवस्था से आप शुरुआत कर लीजिए अपने आंसर की। अनुच्छेद 1 में जो भारत संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है वो दिखाइए कि 3 तरह के क्षेत्र, उसमें राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 में प्रावधान किए गए हैं। भारत संघ की इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लें आप। संघात्मक शासन और यूनियन मॉडल, तो फर्स्ट पैरा या कहें इंट्रोडक्शन में आप ये दिखा दीजिए। और फिर उसके बाद आर्टिकल 3-4 के तहत जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है उसकी चर्चा कर लीजिए कि पूरी प्रोसेस क्या है राज्यों के बनने की।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक आएगा, राज्य के पास भेजा जाएगा। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था राज्य के पास भेजने का, लेकिन राज्य की मर्जी मानने की बाध्यता नहीं होगी। एक समय सीमा भी तय की जा सकती है राज्य के लिए कि वो अपना सुझाव दे। तो अब जो वो फिर यहाँ मेरा पर्पज़ नहीं है वो कि मैं आपको वो राज्य निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाऊँ या समझाऊँ, बस यहाँ केवल एक क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेट में बता रहा हूँ आपको। तो वो जो राज्य निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया है, अब यहाँ मान के चला जा रहा है कि वो प्रक्रिया आप जान रहे हैं, बस उस प्रक्रिया की आप चर्चा कर लीजिए। और सेकेंड पार्ट है फिर छोटे राज्य, इनका औचित्य सो आपको इनके पक्ष में भी तर्क देना है और इनके विपक्ष में भी तर्क देना है। सबसे रिसेंट आप देखेंगे तो तेलंगाना एक राज्य के रूप में बना, उसके पहले उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ था। चलती रहती है डिमांड कई राज्यों की, बंगाल में गोरखालैंड या असम में बोडोलैंड या मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों को मिला के बुंदेलखंड, या यूपी की हम बात कर रहे हैं 3 या 4 अलग अलग स्टेट में उसे तोड़ देना। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मांगें चलती रहती हैं छोटे राज्यों की। तो थोड़ा सा आपको इन सब की चर्चा करना है और फिर उसके बाद दिखाना है कि छोटे राज्य बनते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं या हैं, और क्या समस्याएं। फ़ायदा यही है कि भाई राज्य छोटा होगा, आबादी कम होगी, तो लोगों की जो समस्याएं हैं बेहतर तरीके से उनके समाधान की उम्मीद होगी। विकास है, जनता का हित है, हम उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उनके लिए काम कर पाएंगे, विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो जो फ़ायदे हैं छोटे राज्यों के बनने के पीछे, जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, वो दिखाना है आपको। समान विकास होगा, क्षेत्रीय विकास में समानता होगी, संसाधनों का बेहतर यूज कर पाएंगे, बहुत सारे जो छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क हैं वो। और उसी तरह से विपक्ष में तर्क हैं कि छोटा राज्य होना कोई गारंटी नहीं है विकास की। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, 20 साल हो गए, कहाँ कौन सा ऐसा अनोखा विकास कर लिया है उन्होंने। राजनेता परिपक्व नहीं है, क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है, आय स्थिरता की समस्या हो सकती है, अनुभव नहीं हो, उतना खर्च बढ़ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें, समन्वय में दिक्कत होती है, प्रशासनिक व्यय बहुत हो जाते हैं। तो जो अब इनके छोटे राज्यों के विपक्ष में तर्क हैं वो लिख देना है आपको। और निष्कर्ष फिर यही लिखना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, प्रशासनिक, ये सारे आधारों पर जांच करें हम, और फिर देखें कि वास्तव में किसी नए छोटे राज्य के गठन का औचित्य है या नहीं है, और तब डिसीजन लें। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा।